सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी। एनिमेस जहाँ पर मेन कैरेक्टर्स ओपी हो, ऐसे एनिमेस तो मोस्टली सभी लोग देखना पसंद करते हैं। और देखो यार, इस टाइप के एनिमे देखने में ना बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मुझे भी आता है और आई थिंक आप लोगों को भी आता ही होगा। सो गाइज, मैं हूँ किशोर फ्रॉम एनिमे इंडिया टीएम और मैं और अल्टीमेट न्यूज लेकर के आए हैं 10 ऐसे एनिमेज जिनके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आई नो कि मेरी वॉइस इस वीडियो में थोड़ी डिफरेंट आ रही है क्योंकि यही मेरी एक्चुअल वॉइस है और जो वॉइस मैं अपने पहले के कुछ वीडियोस में यूज कर रहा हूँ वो भी मेरी ही वॉइस थी, बट उसमें मैं थोड़ा डीपली बोला करता था जिसकी वजह से मुझे मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। सो आई होप कि आपको इस वॉइस से कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि पहले मैं इस वॉइस से भी वीडियो बना चुका हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10th नंबर पर जो एनिमे अपनी जगह बनाती है वो है शार्लेट। इसकी स्टोरी फॉलो अप करती है हमारे मेन कैरेक्टर यू ओतोसाका के साथ, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड उसके पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है जिससे कि वो किसी के भी बॉडी को 5 सेकंड्स के लिए प्रोसेस कर सकता है एंड यही सब करके वो बहुत सारे कांड करता है, जैसे कि किसी के भी बॉडी में जाकर अश्लील हरकतें करना और एग्जाम में चीटिंग करना। और बाद में वो अपने सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो अपने पावर्स का गलत यूज करता है और उसे रोकने के लिए आते हैं ओशिनोमी एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स, जो कि सुपर नेचुरल एबिलिटी प्रोसेसर्स को गलत काम करने से रोकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक इंसिडेंट को फेस करता है जो कि उसके बहन के साथ होती है एंड तब से ही वो बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड रहने लगता है एंड उसके बाद से ही उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आने लगता है, जो कि आपको एपिसोड्स की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। नंबर 9, मार्शल मैजिक एंड मसल्स। अगर आपने कभी ब्लैक क्लोवर एनिमे देखा है तो इसकी स्टोरी ब्लैक क्लोवर से काफी सिमिलर है। ब्लैक क्लोवर का मेन कैरेक्टर आस्था, जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक को यूज नहीं कर सकता है और इसके पास एक ढंग की फिजिकल बॉडी भी नहीं है। वहीं पर हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर मार्शल के साथ में भी सेम शिट होती है। होता क्या है, वो भी एक मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक को यूज नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए वो किसी भी टाइप का कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उसके हवा में निकल जाती है तो भैया इनका मैजिक का फॉर्मेशन टूट जाता है। ओके, सो बेसिकली इसकी फिजिकल बॉडी कहीं कहीं गुना स्ट्रांग है इनके मैजिकल पावर से और ऐसे में इस कैरेक्टर के एडवेंचर्स देखने में मजे आते हैं। सो अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग भी एक बार इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। तो 8th नंबर पर है सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। हमारा मेन कैरेक्टर माकोतो मिजुमी एक हाई स्कूलर जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, बट एक दिन वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है उस वर्ल्ड का हीरो बनने के लिए एंड फिर उसकी मुलाकात होती है उस वर्ल्ड के गॉडेसेस के साथ और उस गॉडेसेस को हमारे मेन कैरेक्टर की शक्ल पसंद नहीं आती क्योंकि वो एवरेज दिखता है। वो उसकी बेइज्जती तो करती है और उसे अपनी कोई पावर्स भी नहीं देती एंड फिर वो उसको अबेंडन करके उसे बेच देती है उस वर्ल्ड के एक कोने पर एंड आफ्टर दैट हमारे मेन कैरेक्टर की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। माकोतो अपने अंदर के पावरफुल मैजिक पावर को डिस्कवर करता है और बहुत से नॉन ह्यूमन स्पीशीज को अपना पार्टनर भी बनाता है। इस एनिमे का एमसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हाथों के सारी उंगलियों में रिंग्स पहनता है जो कि उसके पावर को उसी के अंदर कंप्रेस करता है और वो रिंग्स उसके पावर को एब्जॉर्ब भी करता है और वो ये रिंग्स इसलिए पहनता है जिससे कि कोई भी रेस उसके पावरफुल प्रेजेंस को फील करके उससे डरे ना। एंड आई होप कि ये एनिमे आपको बहुत पसंद आएगा, सो मेक श्योर टू वॉच इट। नंबर 7, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। अगर इस एनिमे को मैं कुछ सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। एक लिटरल गॉड आपके पास में घूम रहा है, लिटरल गॉड। अब ये गॉड यहाँ पे एक्चुअली में पैदा हुआ है, सो इसको ये वर्ल्ड पसंद है और इस वर्ल्ड में ये घूमता है। सो और ये घूमने के साथ साथ में वहाँ पे कांड भी करता है बहुत सारे और अपनी इस एनर्जी फ्लक्चुएशंस को छुपाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारी सील्स भी बांध के रखता है ताकि इसकी पावर्स इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बिट पावर इधर उधर भी होती है तो ये वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, इस तरीके का कुछ एनिमे है। 6 नंबर पर है ट्विन स्टार एग्जॉर्सिस्ट। जब मैंने इस एनिमे को फर्स्ट टाइम देखा था तो ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इसको देखा था एनिमेक्स चैनल पे, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करता एंड इसका एपिसोड हर फ्राइडे के 7:30 PM को आया करता था। ट्विन स्टार एग्जॉर्सिस्ट, इस एनिमे में एग्जॉर्सिस्ट का काम होता है केगारे नाम के इन क्रिएचर्स को मारना जो कि वर्ल्ड के पीस को थ्रेटन करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स रोकुरो एंड मादो एंड आदा शिनोबेनियो, ये दो यंग एग्जॉर्सिस्ट ट्विन स्टार एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए डेस्टिन्ड होते हैं। रोकुरो जो कि बचपन से ही पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता था, बट बाद में आगे जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में एग्जॉर्सिस्ट बनने से भी नफरत करने लगता है। और हमारी फीमेल लीड जिसके पास में भी एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहती है जिससे कि वो दुनिया के सारे केगारे को खत्म कर सके। अब जब फिर भी दोनों के मकसद अलग होते हुए भी दोनों को ट्विन स्टार एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए असाइन किया जाता है। इन दोनों के पास में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना होगा एंड इसके टोटल 50 एपिसोड्स हैं। नंबर 5, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर एक डीमन किंग रहता था, वो उस वर्ल्ड पे बस कब्जा करने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत सब कुछ चेंज हो जाता है और उसको उस वर्ल्ड से भागना पड़ता है। अब इस भागने के चलते में वो एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल
पोर्टल से जब वो बाहर निकलता है तो वो पहुंच जाता है हमारे मॉडर्न एज जापान पे। अब इस मॉडर्न एज जापान में वो देखता है कि सारी की सारी पावर्स उसकी वो खोते हुए जा रहा है, तो भैया जाकर के ढूंढता है एक जॉब मैकडोनल्ड्स के अंदर। और वहां पे जब उसको जॉब मिलती है तब वहां पे बर्गर बनाने के साथ साथ में ये वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान्स भी बनाता है। सो भैया ये है पूरी स्टोरी। एनिमे बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स भी है इसके अंदर। सो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 4 पर है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनीमे में हमारा एमसीयू के वर्ल्ड का एक लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉसिस्ट होता है जिसका नाम है हारुयोशी कुगा। बट मरने से पहले अपने लास्ट ब्रीथ में वो अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है एज सेका लैम्प्रोग, जो कि लेजिटिमेट सन है नोबल फैमिली का दैट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन मैजिक। बट उसकी जो ये न्यू फैमिली है उसको बहुत इग्नोर करती है उसके लीनेज और मैजिक डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमारा एमसी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉसिस्ट था उसके पास्ट लाइफ में। सेका अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज और पावर्स को यूज करता है एज ही बिगिंस टू एक्सप्लोर द ट्रू लिमिट्स ऑफ हिज एबिलिटीज। एंड इस शो में आगे जाकर बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और सीक्रेट्स हैं जो कि आपको आगे जाकर पता चलेंगे। एंड ये कोई पुराना एनीमे नहीं है, ये इसी 2023 में एयर हुआ था। तो अगर आपको ऐसे एनीमे पसंद है जिसमें एमसी इसेकाई या फिर रीइंकार्नेट होता है तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। नंबर 3 ड्रिफ्टर्स। अगर इस स्टोरी को मैं सिंपल शब्दों में रखने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा हमारा मेन कैरेक्टर एक लेजेंडरी वॉरियर है और वो मर जाता है। मरने के बाद वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब इस वर्ल्ड में भैया वो इसके जैसे और इसको लोग मिलते हैं जिनको कि ड्रिफ्टर्स कहा जाता है। ये सभी लोग मिलकर के एक अननोन फोर्स ऑफ इविल के साथ में लड़ाई करते हैं ताकि वो उसको हरा सके। अगर इसको नहीं हराएंगे तो वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। अभी एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जहां पर बहुत सारी मिस्ट्रीज है। सो ये एनिमे एक्शन प्लस मिस्टीरियस एंड ब्लड पंपिंग सिनारियोज आपके सामने खड़ा करता है। सो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार एनिमे को चेकआउट जरूर कर लेना। तो सेकंड नंबर पर है डेड माउंट डेथ प्ले। ये एक रिवर्स इसेकाई एनीमे है जो कि एक नॉर्मल टिपिकल इसेकाई एनीमे से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सीरीज की प्लॉट की बात करें तो हमारा मेन कैरेक्टर कॉर्प्स गॉड एक लेजेंडरी बैटल में मर जाता है और रीबॉर्न होता है मॉडर्न डे टोक्यो जापान में एज पोल्को शिनोयामा, यंग बॉय जो कि मर चुका है। और उसके मरने के बाद हमारा एमसी AKA कॉर्प्स गॉड उसकी जगह में आता है। एंड आफ्टर बीइंग रीबॉर्न वो ये देखता है कि उसको कुछ डेंजरस ग्रुप टारगेट कर रहे हैं उसको मारने के लिए, और वो उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि हमारा एमसी उसके पास्ट लाइफ के कुछ पावर्स को यूज कर सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस शो को एक बार ट्राई जरूर करना। नंबर 1 एमिनेंस इन शैडोज। सो हर एनिमे और मांगा की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि कैरेक्टर को दिखाया जाता है, बोला जाता है कि ये आगे जा करके हीरो बनने वाला है एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी, राइट। लेकिन इस एनिमे केस में कुछ अलग है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर ना तो कोई हीरो और ना ही कोई विलन बनना चाहता है। ये बनना चाहता है एक क्रिएटर, द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल, जो कि इन सभी लोगों को शैडोज में रह करके कंट्रोल कर सके। और इस एनिमे में इसी करतूत के बारे में बताया जाता है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये कुछ लोगों को कुछ झूठ वूठ बताता है भैया एक छोटी मोटी कहानी बना करके, और इन एक्चुअलिटी वो लोग सब कुछ असली समझ लेते हैं और इसके लिए काम भी करने लगते हैं। और इस तरीके से ये भाई साहब अपने लिए एक शैडो आर्मी क्रिएट करता है। लेकिन क्योंकि तुम और हम दोनों ही बहुत ज्यादा हपसी है तो हम लड़कियों की करेंगे। सो भैया ऐसा होता है कि इसके उस ग्रुप में जिसको कि शैडो गार्डन कहा गया है वहां पे लगभग 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सारी की सारी लड़कियां हैं। और भैया इन सब को इस भाई ने झूठ बोल के बुलाया है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अल्टीमेट न्यूज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ साथ में मेरे चैनल को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर कभी किसी अगले कोलैब में। तब तक के लिए बाय बाय।